मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है मोनेरा। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मोनेरा। आप लोग मोनेरा के बारे में सुने होंगे। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमें बताया गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो पूरा लिविंग वर्ल्ड था उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उनमें से आज फर्स्ट किंगडम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा इसमें उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को आर.एच. व्हिटेकर ने डाला जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट उनको दिखाई दिए, जो कि प्रोकैरियोटिक थे और उनके जो सारे फीचर्स थे, जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझेंगे तो आपको सबसे पहले सिंपली बताया जाए तो इन्हें मोस्ट एंशिएंट कहा गया। मोस्ट एंशिएंट इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि एवोल्यूशन के टाइम पर बताया गया कि बैक्टीरिया दुनिया में सबसे पहले आए, बट ऐसा नहीं था। दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया नहीं आए, मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया नहीं आए। बट जो एवोल्यूशन में आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो बैक्टीरिया नहीं थे, वो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स थे जो अर्थ पर एवोल्यूशन के टाइम पर सबसे पहले आए। ठीक है, पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोनेरा में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट या कह सकते हैं सोल मेंबर मोनेरा को रखा गया वो थे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्यों थे? क्योंकि बैक्टीरिया जो थे वो दुनिया में हर तरफ पाए जा रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट थे। अबंडेंट का मतलब ये हर जगह थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन कंटेन हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इस वजह से मोनेरा को बैक्टीरिया को एक पूरा किंगडम देना ज़रूरी था। सेकेंड चीज़ थी, बैक्टीरिया जो थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे। सिंपल का मतलब कि उनकी जो मतलब पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर था, आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया का तो हमें पता चलेगा कि मतलब जिस तरीके से हमारी सेल्स कॉम्प्लेक्स हैं या हम जैसे मल्टी सेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं वैसे वो नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, स्मॉलेस्ट थे। दैट मीन्स कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसे नहीं कहोगे अरे देखो देखो बैक्टीरिया उड़ रहा है, नहीं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्मॉलेस्ट है कि आप इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से सिर्फ आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जब आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालोगे और स्लाइड में लगा के उसको देखोगे तो आपको दिखेंगे उसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोब्स हैं, जो कि बैक्टीरिया हो सकते हैं। आप कर्ड की स्मीयर बनाओ, उसमें देखो तो आपको दिखेंगे क्या? बैक्टीरिया को देखेंगे। फिर प्रिमिटिव, सेम, आप एंशिएंट बोलो प्रिमिटिव बोलो, दोनों का मतलब सेम है कि दुनिया में जो सबसे पहले आए वो बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया सोल मेंबर है मोनेरा किंगडम का। यूबिक्विटस है, यूबिक्विटस का मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन, या आप कह सकते हो कॉस्मोपॉलिटन का जो हर जगह पाए जाते हैं, पानी में, धरती पे, आसमान में, हर जगह जो पाए जाए उन्हें कहते हैं यूबिक्विटस। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बट ये कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस, यानी कि हमें ये कॉलोनी में मिल सकते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप सब जानते हो, आपने सेल्स बायोलॉजी पढ़ी है। प्रोकैरियोट्स आर सिंपल सेल्स जिसमें नेकेड डीएनए होता है। ये कोई भी तरीके की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ना ही हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस को बाउंड करे। तो ये बड़े ज़्यादा सिंपल होते हैं। इनमें सिंपली इनका अपना डीएनए होता है या आरएनए होता है और सिंपल राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, अब राइबोसोम्स और ये हो गया इनका नेकेड डीएनए, इनको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डीएनए होता है हमारा, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो डीएनए होता है हमारा वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया का तब हमें पता चलेगा कि इसकी जो सेल वॉल होती है, या आपके बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। हाँ, बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो ज़रूरी नहीं सारी बैक्टीरिया में पाए जाए, कुछ में पाए जाते हैं कुछ में नहीं।
जैसे कि ये यूकैरियोटिक नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इसमें किसी भी तरीके के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें जो राइबोसोम होता है 70s टाइप का होता है। अब आप कहोगे कि राइबोसोम 70s मतलब राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स होती है, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, एक होती है लार्जर सब यूनिट। जो 70s होता है ये कॉम्बिनेशन होता है 50 + 30s का। एस इज स्वेडबर्ग यूनिट है एक, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट होती है जो कि राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, कब होता है, ये आप आगे बढ़ोगे। तो राइबोसोम्स इसमें 70s टाइप का होता है, ठीक है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक। अब आप बताओ ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉपिक्स वो होते हैं जिनको दूसरे पे डिपेंडेंस है या किसी और चीज के, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और से ले लेते हैं खाना। तो उस तरीके की जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। रिप्रोडक्शन, इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल भी, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है सेक्सुअल, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि हमने बात की कि हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर का, मोनेरा के स्ट्रक्चर का नहीं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का। तो ये है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया सुंदर सा कलरफुल डायग्राम आपके सामने है। तो बैक्टीरिया को अगर हम अंदर से देखना स्टार्ट करें, ठीक है, हम सबसे अंदर से स्टार्ट करें, तो सबसे इसमें क्या होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीन्स कि यहाँ पर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो हमारा डीएनए है वो नेकेड है। तो इस नेकेड डीएनए को कहते हैं हम प्लाज्मा में सॉरी न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब इससे बाहर निकलेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इसमें जो ये फ्लूइड है पूरा, फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सब कुछ है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमें और भी कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और ये क्या है, ये है हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर दी प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये जो होते हैं वो हमारा हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इससे बाहर आएंगे तो हमें पता चलेगा एक ब्लू कलर की लेयर आपको दिख रही है, तो ये ब्लू कलर की लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि सारे ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है, वैसे ही इनकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो उसके बाद हम आएंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इसकी आउटर कवरिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन, अब आप कहोगे मैम पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन कुछ नहीं होता, पेप्टिडोग्लाइकन जस्ट शुगर प्लस अमीनो एसिड की एक चेन होती है जो कि एक नेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेटवर्क के अभी उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। अब इसके ऊपर होती है एक कैप्सूल। कैप्सूल्स ये दिख रही है आपको पिंक कलर की, ये होती है कैप्सूल। कैप्सूल क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे बैक्टीरिया को। ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड लेयर से, अंदर वाली पेप्टिडोग्लाइकन, बाहर वाली पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब उसके ऊपर आप देख रहे हो ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे हम कहते हैं पिलाई। पिलाई का जो यूज होता है वो कहीं और नहीं, पिलाई का यूज हम करते हैं अटैचमेंट के लिए। ये मे बी जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो कॉन्जुगेशन जब करते हैं तो वो उसमें हेल्प करती है अटैचमेंट में। और ये दूसरी क्या है, दिस इज फ्लैजेला, जो कि बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करती है। पिलाई किसी तरह के अटैचमेंट में हेल्प करती है, ये किसी भी तरीके के मूवमेंट में आपको हेल्प नहीं करेगी, जबकि जो फ्लैजेला होता है वो आपको हेल्प करता है। आप, आई होप आप सभी को फ्लैजेला का स्ट्रक्चर याद होगा कि यहाँ पर होती है बेस, हुक और फिलामेंट, इस थ्रेड लाइक को, जिसमें जो फिलामेंट का
आपका अरेंजमेंट है वो 9+2 का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, तो हम इधर से स्टार्ट बताते हैं आपको पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पाई जाती है? पेप्टिडोग्लाइकन पाई जाती है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया में, जिसको मैंने बताया कि वो होती है शुगर और एमिनो एसिड की सब यूनिट्स, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारी 2 शुगर है, इसको हम कहते हैं नैग, इसको हम कहते हैं नैम। दोनों जुड़े होते हैं बीटा 1,4 लिंकेज से। दोनों जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? बीटा 1,4 लिंकेज से। राइटिंग बहुत गंदी है, लिख देती हूँ। दिस इज नैम एंड एसिटिल म्यूरामिक एसिड। उसके बाद ये क्या है? 1,4 बीटा 1,4 लिंकेज, और ये है नैग, ठीक है। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक चेन होती है जिसे हम कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज, और जो नैग होती है इसमें वो यहाँ पाई जाती है एक पेप्टाइड चेन, किसकी? अमीनो एसिड की चेन पाई जाती है। ऐसे ही कई सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ जुड़ के एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल वॉल या पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल। तो इस तरीके से सब पे अरेंज हो जाती है। बेसिकली इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर, हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने सेल वॉल पढ़ ली। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस की। जैसे हम सब लोग को कई सारी प्रोसेस चाहिए होती है फॉर लिविंग रहने के लिए, तो वैसे ही बैक्टीरिया को भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं फॉर देयर लिविंग, उनको लिविंग रहने के लिए। रेस्पिरेशन, आप क्या क्या करते हो जिंदा रहने के लिए? आप रेस्पायर करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो और न्यूट्रिशन लेते हो। ये सारी चीजें सेम हमारा बैक्टीरिया भी करता है। तो एक एक करके हम सबसे जानेंगे इसकी बैक्टीरिया की सारी तरह की लाइफ प्रोसेसेस। तो जो सबसे पहला हम लाइफ प्रोसेस बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस में पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। आप सब लोगों को पता है रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ह्यूमंस में या किसी और बड़े ऑर्गेनिजम्स में, सेम वैसा ही रेस्पिरेशन जो होता है हमारे बैक्टीरियाज करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? गैसेस के एक्सचेंज के लिए तो नहीं कहेंगे, बट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन वो किस तरीके से करते हैं, बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज एरोबिक बैक्टीरिया और सेकेंड इज एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरियाज में वो सारे बैक्टीरियाज आते हैं जो कि एरोबिकली मींस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, जबकि एनारोबिक में वो बैक्टीरियाज आते हैं जो कि खाना बनाते हैं या रेस्पायर करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। अब दोनों ही तरह में आप देख रहे हो, दोनों के डिवीजन में 2 एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया में 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 फैकल्टेटिव और नंबर 2 स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब वो होता है, चलिए आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए मैं हूँ और मुझे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है। फास्ट फूड में मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि मुझे मोमो खिला दो, पर उस समय कैंटीन में मोमो नहीं मिला, तो वो मेरे लिए पेटीज ले आया, तो मैंने पेटीज भी खा ली। यानी कि मैं जो रेस्पायर कर रही हूँ वो फैकल्टेटिव है, यानी कि अगर ये नहीं तो वैसे सही। सिमिलरली एरोबिक बैक्टीरिया में फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो वो एरोबिकली रेस्पायर करेंगे, बट अगर नहीं है, मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन है, ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो वो नॉर्मली एनारोबिकली भी रेस्पायर कर सकते हैं और खुद को लिविंग रख सकते हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया को हम कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसका है क्लोरोबियम।
सेकंड है स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट, नहीं नहीं अगर मोमो नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, भूखे मर जाऊंगी। तो इस तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट। स्ट्रिक्ट एरोब्स का मतलब ये होता है कि अगर वो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एरोबिकली रेस्पायर करेंगे, और एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं तो सिर्फ एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया माइक्रोबियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जितने भी बैक्टीरिया बता रही हूँ ये इनका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन, कि वो किस तरीके से रेस्पायर कर रहे हैं। सिमिलरली फैकल्टेटिव, अब आपको पता है फैकल्टेटिव ये एरोबिकली और एनारोबिकली भी डिवाइड मतलब रेस्पायर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्लोस्ट्रीडियम जो होता है ये एक बीमारी भी कॉज करता है और ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है। सेकंड है स्ट्रिक्ट में एनारोब्स जो होते हैं वो होते हैं स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास भी इसका एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोनेरा, अब हम मोनेरा की पढ़ेंगे बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट हेडिंग जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप सबको पता है क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब कि खाना किस तरीके से वो खा रहा है। तो बेसिकली ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, दैट इज ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। तो बेस्ड है किस बेस पे इसको बांटा जाता है, हेटेरोट्रॉप है ऑटोट्रॉप है, वो उस बेसिस पे किया गया है कि जो कार्बन का सोर्स है वो क्या अपटेक कर रहे हैं, एनर्जी वो कौन सी यूटिलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो सारी चीजें जो होती हैं उस बेसिस पे न्यूट्रिशन को टू पार्ट्स में बांटा गया है, दैट इज ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स मतलब आप सभी जानते हो कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओन फ्रॉम देयर ओन, जो फूड को सिंथेसिस करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट फॉर देयर process of nutrition, they are dependent on another organisms are called as heterotrophs। अब ऑटोट्रॉप्स को जैसे कि लिखा है टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स। अब ये क्या होते हैं फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स, यानी फोटो मीन्स होता है लाइट और ऑटो मीन्स होता है खाना, खुद से खाना बनाना। तो ऑटो अपने खुद से ये खाना बनाते हैं अपना बाय द प्रोसेस। अगर हमने लाइट यूज किया है तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस, यानी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सम एंजाइम्स दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो जो ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें स्पेशल टाइप के जो होते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है नॉर्मल हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वैसे इनमें भी, जिसे हम बैक्टीरियल क्लोरोफिल बैक्टीरियल क्लोरोफिल, इसको दूसरा नाम भी होता है जिसको कहते हैं परप्यूरिन। परप्यूरिन, बैक्टीरियल परप्यूरिन का हम यूज करते हैं। बैक्टीरियल परप्यूरिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो इस तरीके की ये जो पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल हेल्प करता है प्लांट्स को बनाने के लिए उनके फूड्स को, सेम उसी तरह से परप्यूरिन हेल्प करता है, बैक्टीरियल परप्यूरिन फॉर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस देयर फूड। एग्जाम्पल इसका एक और भी होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आप कहोगे कि क्या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी सेम, तो इसका जवाब है नो। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है वो यूज करता है बैक्टीरियोविरिडिन का। किसका यूज करता है, बैक्टीरियोविरिडिन। किस चीज के लिए, अपना खाना प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरियोविरिडिन का इस्तेमाल करता है। तो ये हो गए हमारे फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, दैट इज बैक्टीरियोविरिडिन एंड बैक्टीरियोपरप्यूरिन। नेक्स्ट आपका एग्जांपल हो जाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब कीमोसिंथेटिक जैसे नाम पता चल रहा है केमिकल, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे केमिकल एनर्जी का फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। अब केमिकल क्या क्या, जो केमिकल्स हमारे
नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर में, सॉइल में, इन सारे जो इस तरह की बैक्टीरिया जो इस तरह में रहते हैं वो यूज करते हैं किसका, दे यूज फेरस, मतलब आयरन को यूज कर सकते हैं, नाइट्रेट्स को यूज कर सकते हैं, नाइट्राइट्स को यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेसिकली हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो दे यूज केमिकल, अब इस बॉन्ड्स को ये ब्रेक करेंगे जिससे एनर्जी रिलीज होगी, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और अपने फूड को वो इस तरीके से खाएंगे। इसमें कोई भी तरीके की लाइट सोर्स नॉट रिक्वायर्ड, हमें इसमें किसी भी तरह की लाइट सोर्स की जरूरत नहीं है। तो ये दो मोड हो गए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। अब बात कर लेते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम डिपेंड हैं किसी और पे, हम खुद से अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या कह सकते हैं ये बैक्टीरिया खुद से अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसमें भी कई सारी तरह के हो सकते हैं, दे मे बी पैरासिटिक, दे मे बी सिम्बियोटिक, दे मे बी सेप्रोफिटिक। अब पैरासिटिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, पैरासिटिक जो जैसे कि देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं कि किसी पे वो डिपेंड हो जाएंगे पर उनको कोई बेनिफिट नहीं करेंगे, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड जिसे कहते हैं आजकल सेल्फिश होते हैं। दे यूज होस्ट, जो जिस एनिमल पे वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है उसे हम कहते हैं होस्ट। इस होस्ट से खाना तो ले लेते हैं, फूड अपटेक कर लेते हैं, बट इसके बदले वो उनको कुछ नहीं देते। इस तरीके सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, उस तरीके के बैक्टीरियाज को हम पैरासिटिक कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया एक पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिम्बियोटिक की। सिम्बियोटिक क्या होते हैं, सिम्बियोटिक मीन्स कि ये होस्ट पे डिपेंड तो होते हैं बट उसके बदले में वो खाना लेते हैं तो उनको भी कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं हूं, अब मेरा एक फ्रेंड है जो मेरी हेल्प करता है, ठीक है, तो ये मेरा फर्ज हुआ कि अगली बार मैं उसकी हेल्प करूं। इस तरीके के रिलेशनशिप को हम सिम्बियोटिक कहते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं कि वो फूड पे डिपेंड है अपने होस्ट के ऊपर बट मे बी वो उसको दूसरी चीजें प्रोवाइड कर रहा हो इन फॉर्म ऑफ शेल्टर, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो अपने होस्ट को भी प्रोवाइड करता है। इस तरह के बैक्टीरियाज को हम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मींस, सैप्रो मींस होता है एक्सक्रीटा या वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो और माइक्रोब्स या कह सकते हैं बैक्टीरिया ग्रो करते हैं काउ डंक पे, एक्सक्रीटा पे, व किसी भी सड़ी गली चीजों पे, उनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं किसी भी सड़ी गली चीज़ को डीकम्पोज करने में, उसको इन्वायरमेंट से, और ये इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया को हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेंट्रोइया। पेंट्रोइया ऐसा होता है जो ज़्यादातर वेस्ट एक्सक्रीटा में पाया जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा में पाया जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा को ये डीकम्पोज करने में हेल्प करता है। ये जो भी हमारे मान लीजिए जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होता है रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि सारी इसमें हमें पता है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे मे बी एसेक्सुअल और दे मे बी सेक्सुअल। जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें नो गैमीट फॉर्मेशन, इसमें किसी भी तरीके के जो गैमीट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ट्रू सेक्सुअल प्रोसेस नहीं है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और एसेक्सुअल,
एसेक्सुअल का मतलब तो यही है कि आप जो नॉर्मल आपकी बॉडी होती है वो डिवाइड कर जाती है, तो उस वाले प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। फिर आ जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो अपने सराउंड पे एक थिक कवरिंग, एक रेजिस्टेंस कवरिंग बना लेता है, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। अब सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांस रिप्रोडक्शन में बहुत सारे, नंबर वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोनेरा में रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल पार्ट। एसेक्सुअल में दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया, बाइनरी फिशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन एक उस तरह की एसेक्सुअल मैकेनिज्म है जो कि हर एक माइक्रोब्स में बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंटली देखी गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले मान लीजिए ये दैट इज हमारा मैच्योर बैक्टीरिया है विच इज़ रेडी टू रेप्लिकेट। तो जो एसेक्सुअल बाइनरी फिशन होता है उसमें क्या होता है कि तीन स्टेजेस होती हैं, तीन स्टेजेस कह सकते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारा जेनेटिक कंटेंट है वो रेप्लिकेट होता है। मे बी इट्स डीएनए, यहाँ पर मैंने डीएनए लिया है, मे बी इट्स आरएनए। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपका रेप्लिकेट होगा। नेक्स्ट जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड थर्ड जो होती है वो क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेप मैंने इसमें स्किप की हुई है, क्योंकि मान फॉर एग्जांपल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर बना ली, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को धीरे 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 बीच की तरफ सेंट्रलाइज्ड होती जाएगी, सेंट्रलाइज्ड होती जाएगी, जिससे क्या फॉर्म होगा, एक क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होगा। एट द टाइम कुछ देर के बाद ये दोनों क्रॉस वॉल एक दूसरे को टच कर देंगी, जिससे साइटोप्लाज्म और जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ हुआ है वो एक का एक की तरफ चला जाएगा, और फिर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी, तो टू डॉटर न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके के मैकेनिज्म को कहते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। आप ये आपको समझ में आ गया कि पूरा बाइनरी फिशन का मैकेनिज्म क्या होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से एसेक्सुअली एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर एक तरीके का मेथड है जो एक बैक्टीरिया होता है अपनाता है कि इसके लिए मान लीजिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन है। ये जो बाइनरी फिशन है वो फेवरेबल टेम्परेचर पे होता है या फेवरेबल कंडीशंस पे होता है, जबकि जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो एक अनफेवरेबल कंडीशंस पे होता है। अनफेवरेबल जैसे क्या, फूड की शॉर्टेज हो गई, और कोई जो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो उस टाइम पे क्या करता है, ये खुद का जेनेटिक मटेरियल विद सम स्टोर्ड फूड और सम साइटोप्लाज्म, ये एक इसके ये कलेक्ट होती है, एक कोइंसाइज होता है, और उसके बाद एक वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है। जो एंडोस्पोर्स होती वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। इसका जो सब चीज़ों से ये रेजिस्टेंट है, इट इज़ रेजिस्टेंस टू हीट, लाइट, रेडिएशन, और ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन, डेसिकेशन से भी ये प्रिवेंट करता है एंडोस्पोर। अब हम एंडोस्पोर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बेसिकली 4 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर होता है स्पोर कोट। स्पोर कोट क्या होता है, जो पूरे स्पोर को कवर करता है उसे हम कहते हैं स्पोर कोट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में डिप्लोइक्लोनिक एसिड होता है, जो कि इसको इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा एसिड, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, डाइक्लोइक एसिड, ठीक है। और बीच में इस वाले पार्ट को, सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं कोर, कोर, और इसके बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। तो ये समझिए आप डिफरेंस, आपको स्टेप्स पता चल गए कि किस तरीके से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। थ्योरी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद क्या करना है, डायग्राम। इसकी 3 स्टेप है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, उसमें क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होता है।
सिमिलरली इसमें जो होता है जेनेटिक मटेरियल एक साइड पे मे बी ऑन अ पेरिफेरी मे बी ऑन अ सेंटर, ये एक कंसाइज हो जाता है थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और सम स्टोर फूड के साथ। उसके बाद इसकी किनारे किनारे पर क्या हो जाती है, इसके किनारे किनारे पे एक वॉल डेवलप हो जाती है, फिर वो वॉल थिकर होती है और भी वॉल्स डेवलप होती हैं, उसके बाद बन जाता है एंडोस्पोर। अब जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा आएगी फिर ये इसको निकालेगा और फिर सेम बाइंड्री फिशन से ही ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो ये प्रोसेस हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि थी बाइंड्री फिशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो इसमें बेसिकली 3 प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 इज ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 इज कॉन्जुगेशन एंड नंबर 3 इज ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल होती है उनमें कुछ फ्री डीएनए, जो भी हमारे फ्री सर्कुलर डीएनए, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है आसपास हमारे किसी कल्चर में जिसमें हमने सामने सेम पेट्री डिश में उसका लाइसिस हो गया फॉर एनी रीजन, तो उसके जो डीएनए है वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। उस तरह की डीएनए को हम फ्री डीएनए कहते हैं। वो फ्री डीएनए बाई किसी भी तरीके से एंटर कर जाए हमारी एक सेल में, मे बी वो बैक्टीरियोफाजिस के थ्रू एंटर कर जाए, मे बी वो डायरेक्टली एंटर कर जाए, तो उस जब वो एंटर करता है वो डीएनए फ्रैगमेंट और वो कंबाइन हो जाता है हमारे जो बैक्टीरियल सेल है उसके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एज मैंने पहले बताया था कि कोई भी इसमें जेनेटिक जीन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो बेसिकली इसमें लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि जेनेटिकल एक्सचेंज तो हो रहा ना, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड हो रही जो कि फ्री इन्वायरमेंट से लिया डीएनए आया था। तो इस तरीके के जो भी हमारे सेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का इन द बैक्टीरियल सेल, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन। सो सेकेंड प्रोसेस इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कहा जाता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव टाइप का है, मोस्टली यूकैरियोट्स में देखा जाता है, बट बैक्टीरिया भी इस तरीके की परफॉर्म करता है। कॉन्जुगेशन बहुत सिंपल है, इसमें एक हमारे पास होता है डोनर और एक होता है हमारे पास रेसिपिएंट। जो डोनर होता है, जो हमारा डोनर है उसको हम F1 सेल, F प्लस सेल कहते हैं, F पॉजिटिव सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास सर्कुलर डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, तो इसके पास होता है, जबकि जो हमारा रिसिपिएंट सेल होता है उसके पास नहीं होता है। इस तरीके के सेल्स को हम F माइनस सेल कहते हैं या नेगेटिव, F नेगेटिव कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो भी अब जो हमारा एक, ये दोनों आपस में पास आएंगे, एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम कहेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब से ही जो भी हमारा कंटेंट है वो पास होगा। कंटेंट में क्या, जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा, यहाँ पर ये रेप्लिकेट हुआ, उसके बाद इसका एक पोर्शन जो है वो F माइनस यानी हमारे रेसिपिएंट सेल में चला जाएगा। फिर दोनों के पास अब प्लाज्मिड हैं दोनों और ये बन गए 2 डॉटर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन होता है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मिड क्या कह सकते हैं, डीएनए का एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन टू सेल टू अनदर सेल, और इस तरीके के मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। थर्ड आ जाता है ट्रांसडक्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन भी एक तरीके की प्रोसेस है। देखिए इसमें ट्रांसडक्शन में दो तरह की साइकिल्स चल सकती है। पहला होता है लाइसोजेनिक साइकिल, दूसरी होती है लिटिक साइकिल। लाइसोजेनिक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई बैक्टीरियोफेज के थ्रू हमारा जो डीएनए है या उसके अंदर का, इसमें क्या होता है, हाईजैक कर लेता है। जो इसका जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो हाईजैक कर लेता है बैक्टीरिया के इस वाले डीएनए को। हाईजैक से क्या होगा कि ये अपने आप को बना नहीं पाएगा, या इसका जो भी चीज़ें हैं रेप्लिका या जो भी उसकी प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं होगी, जबकि हाईजैक करने की वजह से बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम है उसको रेप्लिकेशन या उसके थ्रू जो है प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो लिटिक साइकिल में क्या होती है, अब इसके पास इसका डीएनए है, हमारे पास पूरी सीक्वेंसिंग है
ठीक है। तो अब इस सेल के अंदर कई सारे फेजेस बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का कोड है। हमारे पास इसका कोट बनाने का कोड है, हमारे पास इसके ये लेग्स बनाने का, या कह सकते हैं इसे हम वैसे टेल फाइबर्स कहते हैं, टेल फाइबर्स बनाने का हमारे पास कोड है। तो हर इससे हम इस क्रोमोसोम की बैक्टीरिया को ना बनाकर हम इसे बनाते हैं, या इसको हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडी हो जाते हैं बैक्टीरियोफाजेस। कई सारे बैक्टीरियोफाजेस इसके अंदर आ जाते हैं, जिनके अंदर इनका खुद का डीएनए होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब इनका अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो जो सेल है उसका लाइसिस हो जाता है। इसका होता है, इसका लिसिस हो जाता है। तो ये लिटिक लाइसिस हो गया, सेल का लाइसिस हो गया, इस वजह से इसे लाइटिक साइकिल कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक अब इसके अंदर आ गया। अब क्या करेगा कि ये जो है क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के साथ कंबाइन कर जाएगा, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, और उसके साथ साथ रेप्लिकेट होगा। इस तरीके की सेल्स को हम लाइसोजेनिक सेल्स कहते हैं, और ये रेप्लिकेट होकर एक दूसरे को बनाती है। बट जब वेरेवर देयर फेवरेबल कंडीशंस अराइज, तो क्या होगा कि ये जो है ना फाज का, ये अपने आप को अलग कर लेगा और अपना खुद का फिर से बैक्टीरियोफाजेस ये भी बना सकता है। तो इस तरह की साइकिल्स को लाइसोजेनिक साइकिल्स कहते हैं। होप आप लोग को ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमने बताया मोनेरा, उसका इंट्रोडक्शन, फिर हमने बताई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरिया किस तरीके से, और बैक्टीरिया की